Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain the question answers of another poem of class 7th. The name of the poem is Florence Nightingale. This poem is from the Oxford Pathways book. It is of Unit 3, Section 3. So let us get into the question answers of this poem. First question is based on MCQs. The answers are shown on the screen. The first answer is in a battlefield. Second answer is she was awake serving the wounded at night. Third answer is gloomy environment. So now we get into the main question answers. Question number 2, the first one. Despite caring for so many and working tirelessly, how did Florence react to the patients? तो फ्लोरेंस जो है अपनी जो मेडिकल कैंप में काम करती रही और वो काम करते समय टायरलेसली काम करती थी विदाउट एनी रेस्ट. शी यूज्ड टू वर्क. और उसके बाद भी वो कैसे पेशेंट से रिएक्ट कैसे करती थी. उसका आंसर है फ्लोरेंस वॉज काइंड टू द पेशेंट्स. शी स्पोक इन ए स्वीट वॉइस एंड वॉज नेवर रूड टू दम. बहुत सारे घंटे पूरा दिन वो लगी रहती थी अपने जो सोल्जर्स जो वार में जिनको चोट लगी थी उनको सब ट्रीट करने में लगी हुई थी वो. एंड वो करती रही, लेकिन उसके बाद भी शी वॉज वेरी काइंड टू द पेशेंट्स. बहुत अच्छे से व्यवहार करती थी अपने पेशेंट्स से एंड उनसे बहुत मधुर आवाज़ में बात करती थी, स्वीट वॉइस में बात करती थी और कभी उनसे रूड नहीं हुए. So now question number B. How do Florence words seem to the listeners? Florence जो कहती है वो सब जो listeners है उनको कैसे लगता था. आंसर है The poet says that Florence's voice sounds sweeter than the song of a nightingale to the listeners. तो फ्लोरेंस जैसे बोलती है उससे पोएट ये कहते हैं कि जो नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है, नाइटिंगेल जो बर्ड है, वो बर्ड की जो आवाज़ है, सिंगिंग है, उससे भी बहुत अच्छी आवाज़ लगती थी. जो जब फ्लोरेंस अपने जो लिसनर्स से बात करते हैं तो लिसनर्स को ऐसे लगते थे कि ये नाइटिंगेल से भी बढ़िया आवाज़ है, मतलब इतने सॉफ्टली बात करती थी. नाउ सी, क्वेश्चन नंबर सी. What is the impact of Florence's presence in the room? तो जिस कमरे में ये पेशेंट्स लेटे हुए हैं उस कमरे में जो है जब फ्लोरेंस आते हैं, फ्लोरेंस का जब प्रेजेंस वहाँ होता है तो कैसे माहौल बना रहता है वहाँ पे. द आंसर इज द रूम दैट इज फिल्ड विथ एगनी एंड ग्लूम बिकम्स मोर ए पॉजिटिव व्हेन शी इज इन द रूम. मतलब ऐसा एक कमरा है जिसमें हमेशा एगनी है. एगनी मतलब सफरिंग है, परेशानी है, क्योंकि सब लोगों पे चोट लगी हुई है. और ऐसे एक सिचुएशन में और जो ग्लूमी रहते हैं, शांत कमरे रहते हैं और सब दर्द से सब परेशान हैं, ऐसे कमरे में जब ये फ्लोरेंस पहुंच जाती है तो वहाँ पर जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है. एंड the moans and murmurs of pain are replaced by prayers. और सब लोग जो रोने वाले जो लोग हैं वो भी प्रार्थना करने लग जाते हैं. ऐसा एक एटमॉस्फेयर वहाँ बन जाते हैं. So now question number D. Pick the line in stanza 3 that shows Florence deep compassion. फ्लोरेंस की जो कंपैशन है, दयालुता जो है, वो दयालुता दिखाने के लिए स्टांसर 3 में क्या लिखा हुआ है. आंसर इज शी सीम्स गॉड्स एंजल वीपिंग ओवर मेन्स पेन.
तो उसमें ये लिखा है कि उस इतना कंपैशनेट थी वो, इतना दयालु थी वो, कि शी सीम्स गॉड्स एंजल, भगवान के द्वारा भेजे हुए एक एंजल जैसे लग रही थी, जो जो पीपल है, लोग हैं, लोगों की जो पेन को मिटाने वाली, पेन को मिटाने वाली एक ऐसे एक एंजल के रूप में प्रस्तुत किया गया है. दैट इज द लाइन. You can see, she seems God's angel weeping over men's pain is the line that shows her deep compassion. Now question number E. Why doesn't Florence need a monument of stone? फ्लोरेंस के लिए एक मोन्यूमेंट ऑफ स्टोन, मतलब पत्थर से बने हुए एक मोन्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? मोन्यूमेंट, होप यू अंडरस्टैंड, जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, मोन्यूमेंट्स जो है किसी के यादगार में जब कुछ बनाते हैं पत्थर से या कुछ चीज़ से, तो ऐसे एक यादगार की एक ऐसे एक चीज़ या ऐसे एक मोन्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है फ्लोरेंस के लिए. क्यों नहीं है? आंसर है, फ्लोरेंस डस नॉट नीड ए स्टैच्यू बिल्ट इन हर नेम. अपने नाम पे एक स्टैच्यू, एक मूर्ति बनाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई मोन्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज शी इज़ लव्ड बाई ऑल हर पेशेंट्स. बिकॉज शी इज़ लव्ड बाई ऑल हर पेशेंट्स. अपने सारे पेशेंट्स के द्वारा वो प्यार किया जाता है. एंड देन द पोएट सिम्बॉलिकली सेज दैट हर नेम इज एच्ड इन द हार्ट्स. मतलब पोएट ये कह रहे हैं कि सबके दिल में इनका, फ्लोरेंस का नाम छपा हुआ है. फ्लोरेंस का नाम सबके दिल में छपा हुआ है, क्योंकि इतना यादगार बनेगा सबके लिए, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से उसने सभी का ट्रीटमेंट किया. एक बहुत रिच फैमिली से होने के बाद भी उसके पेरेंट्स कभी चाहते नहीं कि वो नर्सिंग के लिए जाए, लेकिन फिर भी वो नर्सिंग के लिए गई और ऐसे लोगों को ट्रीट किया. और इसीलिए ये जो इसका जो नाम है सबके दिल में छपा रहेगा. इसलिए इसको कोई मोन्यूमेंट या कोई स्टैच्यू ऐसी चीज़ों की बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर F. Pick out the rhyming words in the poem. Do you remember what you learned about rhyme schemes in the previous grade? Can you mention the rhyme scheme of the poem? तो राइमिंग वर्ड्स, तो राइमिंग वर्ड्स इसमें कौन से हैं? राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम. तो राइमिंग वर्ड्स यू नो, राइमिंग वर्ड्स जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ एवरी लाइन, हर लाइन के लास्ट के जो वर्ड्स है वो वर्ड्स मिलते हैं, एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं, इसकी एंड जो है एक जैसे होते हैं. आप पोएम में देख सकते हैं. द फर्स्ट लाइन में वॉल्स, सेकेंड लाइन में फॉल्स. वॉल्स एंड फॉल्स बोथ आर राइमिंग वर्ड्स. देन उसके नेक्स्ट में फ्लोर्स एंड कॉरिडोर्स, फ्लोर्स एंड कॉरिडोर्स. एंड देन यू कैन सी स्माइल एंड वाइल, स्लिप्स एंड लिप्स, टेल एंड नाइटिंगेल, ईयर्स एंड बियर्स, रूम एंड ग्लूम. सो ऑल दीज आर द राइमिंग वर्ड्स. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है इसमें, इस पोएम में आप देख सकते हैं. टुवर्ड्स द एंड ऑफ एवरी लाइन तो जो वर्ड्स है वो वर्ड्स जो है राइम करते हैं. एंड ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है इसमें, आप देख सकते हैं इसमें. एंड उसके बाद पूछा हुआ है कि राइम स्कीम क्या है. राइम स्कीम जो है वो ये जो राइमिंग वर्ड्स है, राइमिंग वर्ड्स के हिसाब से ही लगाया जाता है. तो इस पोएम का जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी सी बी. तो ये कैसे लगाया जाता है शायद आपको पता होगा कि लास्ट वर्ड्स जो है, राइमिंग वर्ड्स जो है, राइमिंग वर्ड्स में आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ, उसका मतलब है फर्स्ट दोनों लाइन का जो वर्ड्स है वो राइमिंग है. उसके बाद थर्ड लाइन का जो राइमिंग वर्ड है वो राइमिंग वर्ड जो है वो लास्ट लाइन का जो वर्ड है उसी से मिल रहा है. तो इसीलिए वो बी आया आपका थर्ड नंबर पे और जो बी आया लास्ट लाइन पे, वो दोनों मिल रहे हैं. और सी सी दैट इज स्माइल एंड वाइल, फर्स्ट स्टांसा में देख सकते हैं आप, स्माइल एंड वाइल वे दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर सी सी. एंड थर्ड लाइन और सिक्स्थ लाइन मिलते हैं, इसलिए बी थर्ड में आ गया और लास्ट में बी आ गया. तो इस तरीके से हम जो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम निकालते हैं. ओके दोस्तों, राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी सी सी बी. Alright, so now we go into the next question, that is
contrasting imagery. So contrasting imagery consists of images that oppose or are significantly different in comparison. तो images जो create करते हैं और जिस तरीके से create करते हैं उसका different तरीके से उसको comparison किया जाता है. And इस poem stanza 1 में जो है आप देख सकते हैं atmosphere and Florence. एंड इसमें जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज में है कि कुछ कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस आपको पोएम में से निकाल के लिखना है. तो इमेजेस 2 प्रकार से यहाँ पर लिखना है आपको. एक तो इमेजेस पॉजिटिव सजेशन वाले और नेगेटिव सजेशन वाले 2 प्रकार के इमेजेस आपको यहाँ पर लिखना है. ओके, सो द आंसर्स कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन हियर. फर्स्ट वन इज इमेजेस विद पॉजिटिव सजेशन. The lines are a soft angelic smile, that is written there. Next, more sweet and grateful. She seems God's angel weeping over men's pain, the sainted bro. So these are the positive suggestions. Now the negative suggestion which comes is the first one, the dismal corridors. Sad barawa, sadness barawa. Dismal corridors, gloomy. And next, the sad nightingale. In the room of agony and gloom, even too weak for this can only stoop and kiss her shadow. So these are the negatively given suggestions, and this type of suggestions are known as the contrasting imagery. एक प्रकार की इमेज बनाया जा रहा है पोएट के द्वारा. So these are the answers of this Florence Nightingale. Thank you very much for watching the video. Thank you.